18वीं सदी के आखिर में दी ग्रेट इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थियस ने नॉर्वे के हालात की कुछ इस तरह से पिक्चर खींची। एक ऐसा मुल्क जहां गरीबी, भूख, मायूसी और मौत के साए हर तरफ मंडला रहे थे। बर्फ से ढके इस मुल्क में 6 महीने गर्मियां और 6 महीने सर्दियां रहती, जिसकी वजह से यहाँ ज़राअत करना इंतहाई मुश्किल था। कस्बे दूर दराज और इनमें रहने वाले लोग कम तालीम याफ्ता और बेरोजगार थे। नॉर्वे की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी और मुल्क में हर तरफ कहत फैल गया था। ऐसा लगने लगा कि अब यही नॉर्वे का मुकद्दर है। मगर आज अगर आप दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज की लिस्ट देखें तो नॉर्वे आपको तीसरे नंबर पर नजर आएगा। नॉर्वे आज दुनिया का 7th हेल्थीएस्ट और डेमोक्रेटिक नेशन बन चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे भूख और मौत के साए से निकलकर नॉर्वे आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना। तो आए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1905 में जब नॉर्वे स्वीडन से सेपरेट हुआ तो उस वक्त नॉर्वे की इकोनॉमी का मेजर पोर्शन टिम्बर, फिश और मुख्तलिफ चीजों को समुद्री रास्तों से दूसरे ममालिक बेचने से आता था। 1905 में ही नॉर्वे दुनिया का चौथा और सबसे बड़ा तिजारती बेड़ा बन गया, जिसकी वजह से नॉर्दर्न सी का 30% ट्रेड नॉर्वे के कंट्रोल में था। इसके अलावा नॉर्वे का सबसे अहम और बड़ा कदम मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाना था, जिसका मकसद ये था कि पैसा मुल्क में सिर्फ चंद हाथों में महदूद होकर न रह जाए। नॉर्वे को कुदरत ने एक और बड़ी अहम चीज से भी नवाजा था, वो थी सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कैपेसिटी। लेकिन 20वीं सदी के आगाज तक नॉर्वे की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज सारी की सारी गैर मुल्की थी। ये बात नॉर्वे की हुकूमत को हजम न हुई, इसीलिए 1940 को हुकूमत ने यह फैसला किया कि नॉर्वे के नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ नॉर्वे की ही कंपनीज हैंडल करेंगी। इसके बाद नॉर्वे ने नेचुरल रिसोर्सेज को खुद ही इस्तेमाल किया। इस दौरान मुल्क में मॉडर्न रेलवे और सड़कों का जाल भी बिछा दिया गया, जिससे लोकल इंडस्ट्री को खूब फायदा हुआ। 1945 से 1970 तक नॉर्वे की जीडीपी ग्रोथ 3.3% थी और दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स भी नॉर्वे में ही था। लेकिन इस टैक्स से इकट्ठे होने वाली रकम को नॉर्वे की हुकूमत ने एजुकेशन, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में खर्च किया। नॉर्वे तरक्की के लिहाज से यूरोप के बाकी कंट्रीज के साथ तो आ चुका था, लेकिन अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा था जहां वो आज खड़ा है। ये सब फाइनली बदलने वाला था। 1959 को जब नीदरलैंड में नेचुरल गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, उसके बाद एक्सपर्ट ने यह ख्याल पेश किया कि शायद नॉर्दर्न सी में भी ऑयल रिजर्व होंगे। फिलिप्स पेट्रोलियम नामी कंपनी ने 1966 को नॉर्दर्न सी में ऑयल को तलाश करना शुरू किया। 2 साल तक कोई भी कामयाबी न मिली। फिलिप्स पेट्रोलियम ने आखिरी बार ड्रीप ड्रिलिंग करने का फैसला किया, लेकिन इस बार 1969 को नॉर्दर्न सी में बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व दरियाफ्त हो गए। अगले 10 सालों में नॉर्वे की ऑयल प्रोडक्शन दूसरे ममालिक से कई गुना ज्यादा हो गई। ऑयल सेक्टर में हजारों की तादाद में जॉब आना शुरू हुई। मछली पकड़ने वाले ये शहर अब बड़े बड़े पावर हाउसेस बन चुके थे। नॉर्वे की इकोनॉमी अचानक से बूम कर गई। अब सालाना $बिलियन मुल्क में आने लगे। लेकिन दोस्तों, ऑयल एक लॉटरी टिकट की तरह होता है। जिन ममालिक से ये निकलता है वहाँ ये पैसे के पहाड़ खड़े कर देता है। लेकिन इन ममालिक की हुकूमतें इन पैसों को टैक्स कम करने और अखराजात बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। इस मुल्क की ऑयल इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री पर छा जाती है। जैसे जैसे कंट्रीज ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, वहीं इनकी लोकल करेंसी की डिमांड बढ़ती जाती है, जिससे मुल्क के शहरियों के लिए इम्पोर्टेड चीजें खरीदना आसान हो जाता है। और आखिर इसी मुल्क की लोकल इंडस्ट्री खसारे में जाना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे लोकल इंडस्ट्री बंद होना शुरू होती है, वहीं मुल्क में बेरोजगारी आम होने लगती है। पैसा सिर्फ चंद लोगों के हाथों में आ जाता है और आम आदमी गरीब होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही हुआ लीबिया और वेनेजुएला में। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ऑयल एक कर्ज है तो फिर इसने नॉर्वे को इफेक्ट क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब है दी 10 ऑयल कमांडमेंट बिल, जो नॉर्वे की पार्लियामेंट ने पास किया हुआ था, जिसके मुताबिक नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाली रकम को पूरे मुल्क में खर्च किया जाएगा, न कि रकम सिर्फ चंद हाथों में ही रहेगी। इसीलिए ऑयल एक्सपोर्ट से आने वाले पैसे को नॉर्वे की हुकूमत ने एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और लोकल इंडस्ट्री की इम्प्रूवमेंट में लगाया। अगर नॉर्वे चाहता तो टैक्स कम कर सकता था, लेकिन नॉर्वे ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने इकट्ठे होने वाले पैसे को अवाम पर ही खर्च किया। 1990 को नॉर्वे की हुकूमत ने एक और बिल पास किया, जिसमें ऑयल के अलावा बाकी कंपनीज पर भी पैसा खर्च करने पर जोर दिया गया और इसके लिए उन्होंने पेंशन फंड भी बनाया। और इसी वजह से टिम्बर, मेटल और पेपर वगैरह की एक्सपोर्ट में कई गुना इजाफा हुआ, जिसकी वजह से नॉर्वे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में आ गया था।
جو نیچرل ریسورسز ناروے کے پاس تھے وہ آج دنیا کے کئی اور ممالک کے پاس بھی ہیں، لیکن انہوں نے ناروے کو بیٹ نہیں کیا۔ فرق صرف اس بات کا ہے کہ ناروے کی حکومت اپنی عوام کے ساتھ مخلص تھی، اسی لیے انہوں نے ملک کی جمہوریت کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم پلان بھی بنائے ہوئے تھے۔ اب اگر سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا اور پاکستان کی بات کریں تو یہ ممالک نیچرل ریسورسز کے لحاظ سے ناروے سے کئی گنا خوش قسمت ہیں، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی، شارٹ ٹرم پلاننگ، کرپشن اور ایجوکیشن پر فوکس نہ کرنے کی وجہ سے دونوں ممالک غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔